हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा और मेरे साथ आप करने वाले हैं आज 5th ऑफ अक्टूबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां प्रमुख भागीदार है? वे कौन सी एजेंसीज है जो कि पार्ट रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर सबसे पहले आपको देना है कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 23 नामक रिपोर्ट जारी की है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 23 की बात की जा रही है, किसने इसको जारी किया है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड ने की है। अब इसका नाम और इसकी शॉर्ट फॉर्म काफी मैच नहीं कर रहे। एक्चुअल में हुआ क्या था, इसका सबसे पहले ये एजेंसी थी यूएनएफपीए, यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ये सबसे पहले इसका नाम था। देन 1987 में रीनेम किया गया इसका और इसको नाम दे दिया गया यूएनपीए। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम यूएनएफपीए ही रखा गया। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हुए, ये हो चुका है आपका क्लियर। अब यूएनएफपीए फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर यूएस में न्यूयॉर्क में है और जो हेड है वो नटालिया कानेम है। फाइन। अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं हम, इंडिया एजिंग रिपोर्ट। एक्चुअल में इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईयर 2046 तक जो इंडिया है उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन 0 से 14 एज के लोगों से ज्यादा होने वाली है। और कितनी ज्यादा? अप्रोक्स 20% की इंक्रीमेंट होगी 2050 तक। और दशकीय वृद्धि का जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 41% का, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फाइन। अब हम क्या करेंगे, हाल ही फिलहाल जो भी रिपोर्ट आई है उसका रिवीजन करेंगे। किस संस्था ने मेथेन उत्सर्जन शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? ये रिपोर्ट दी है किसने? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, कि संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी करी है? ये करी है लांसेट कमीशन ने करी है। लांसेट कमीशन, LANCET। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन भारत SDG का स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार की है? इसको करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि संस्था ने नाइजीरिया में कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक व्यय में लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी करी है। इसको जारी किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है कि संस्था ने उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी करी है। हाई ब्लड प्रेशर पे जो रिपोर्ट आई है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है। नेक्स्ट है कि संस्था ने इंटरनेशनल टूरिज्म हाईलाइट रिपोर्ट जारी करी है। ये किया है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है कि संस्था ने एवरीथिंग अ वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये रिपोर्ट किसने दी है? OECD ने दी है ये रिपोर्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग थोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 23 जीता है, किस राज्य में स्थित है? बात की जा रही है यहाँ पे एक गांव की, कॉन्ग थोंग, जिसने जीता है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 23 का। किस राज्य में स्थित है ये? आंसर होगा मेघालय राज्य में स्थित है कॉन्ग थोंग। अब देखिए, पहले इस गांव की बात कर लेते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है? विस्लिंग गांव। ठीक है, उपनाम ध्यान रखना, विस्लिंग गांव भी बोला जाता है इसे। हाल ही में जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने पर्यटन दिवस पर ये अवार्ड दिए थे। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? उसी उपलक्ष्य में जो पर्यटन मंत्रालय उन्होंने 35 विलेजेस को पुरस्कारों के लिए
चयनित किया, जिसमें से 5 को तो गोल्ड मिले हैं, 10 को सिल्वर मिले हैं और 20 को कांस्य ब्रॉन्ज मेडल मिला है पर्यटन गांव पुरस्कार की श्रेणी में। किसने अरेंज करा ये प्रोग्राम? सो इट इज अरेन्ज्ड बाय दी टूरिज्म मिनिस्ट्री, जो किसके अंडर आती है? जी किशन रेड्डी। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? जी किशन रेड्डी है। और टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर इस बार टूरिज्म डे को किसने होस्ट किया था? ये मैंने आपको बताया था, सऊदी अरेबिया ने किया था। और थीम रही थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया उसका नाम था ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम ये इंडिया ने चलाया। किसकी हेल्प से? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की हेल्प से और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, इन तीनों ने मिलकर इसको चलाया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो करंट में जितने भी अवार्ड्स रहे आज उसका रिवीजन करने वाले। सो हमने बात की थी डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्हें मिला था नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। गणितज्ञ रुइजियांग झांग, इन्हें मिला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो रामानुजन अवार्ड मिला है रुइजियांग झांग को। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार टोटल 84 कलाकारों को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कादमिया, ये नजमा अख्तर को मिला है। रमन मैग्सेस पुरस्कार डॉक्टर रवि कन्नन को। विश्व नव प्रवर्तन पुरस्कार डॉक्टर शांता गौतम को। और बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजुमदार को। और एएम भोपले पुरस्कार ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। तो ये हाल ही फिलहाल के अवार्ड्स जो आपने लास्ट पढ़े ही होंगे जीके टुडे के चैनल पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की? सो IAEA की बात की जा रही है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? सो इसकी मेजबानी करी है ऑस्ट्रिया ने करी है। आईए का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको ऑस्ट्रिया में ही मिलेगा, ऑस्ट्रिया वियना में मिलेगा। और जो हेड है वो राफेल ग्रॉसी है। 1957 में स्टार्ट हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन IEA। अब ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत ने अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से 22 गीगावाट बिजली पैदा करने की जो अपनी योजना है वो प्रस्तुत करी। परमाणु ऊर्जा की हेल्प से 22 गीगावाट एनर्जी को अचीव करेगा, ताकि जो नेट जीरो लक्ष्य है उसको कंप्लीट कर सके। कौन? इंडिया। सो इसी प्लान को, इसी योजना को भारत ने पेश किया इस कॉन्फ्रेंस में, IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस में। और अगर इंडियन लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी परमाणु आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी बात करें सो परमाणु ऊर्जा आयोग इसको फाउंड कब हुई थी? ये 1954 में। ठीक है, कौन था इस टाइम पे? PM नेहरू थे। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे परमाणु ऊर्जा आयोग के वो थे डॉक्टर होमी भाभा। और अभी प्रेजेंट में कौन है परमाणु ऊर्जा आयोग के सेक्रेटरी? तो प्रेजेंट में है अजित कुमार, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। सो AED के जो प्रेजेंटली सेक्रेटरी है वो कौन है? अजित कुमार। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? सो ई कैबिनेट प्रणाली की बात की जा रही है। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने अचीव कर लिया है ई कैबिनेट प्रणाली अपने राज्य में, कौन है? त्रिपुरा है। सो त्रिपुरा ने हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करा है और इस तरह वो बन चुका है सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। फर्स्ट कौन था? सो फर्स्ट था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
ऑल ओवर स्टेट्स की बात करें तो ऐसे स्टेट्स जिसने अचीव कर रखी है ई कैबिनेट प्रणाली सिस्टम, सो उनमें आता है, सबसे पहले आता है उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश और देन त्रिपुरा। सो ऑल ओवर राज्य कैटेगरी में तो त्रिपुरा आ चुका है फोर्थ प्लेस पे, और केवल नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में त्रिपुरा आ चुका है सेकंड प्लेस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की बात की जा रही है तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन हुआ था इसका एज अ यूनियन 15 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, 1956 में ये यूटी था, तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ था। देन 1972 में इसको दर्जा मिला एज अ स्टेट। ठीक है, तो 21 जनवरी 1972 में ही ये राज्य बन चुका था। अगरतला इसकी कैपिटल है। अगर गवर्नर की बात करें तो नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, और चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। यहाँ पे जो राज्यसभा की सीट है वो एक है और लोकसभा की दो। और इसी तरह हम हमारे जो पुराना सेशन चल रहे हैं, मैं राज्यसभा और लोकसभा का मैं डेटा साथ में साथ लेके चल रही हूँ। तो आज हमने त्रिपुरा की बात कर ली है। त्रिपुरा में हो चुकी है राज्यसभा की एक सीट और लोकसभा की दो। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी आसाम। तो आसाम में किसका टेबल चल रहा था, याद है आपको? 7 का टेबल चल रहा था। ठीक है, तो 7 राज्यसभा और लोकसभा की 14। इसके बाद हरियाणा की बात की थी, हरियाणा में 5 राज्यसभा और 10 लोकसभा। गुजरात की बात की थी, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 26 है। तमिलनाडु की बात की थी, तमिलनाडु में 18 और 39 का आंकड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप बताएंगे, ये हाल ही फिलहाल मैंने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत कितने प्रतिशत भूमि दावों को खारिज कर दिया है? सो आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि दावों को खारिज किया किसने? वन अधिकार अधिनियम के तहत। तो कितना डेटा? 40% डेटा को खारिज कर दिया गया है। और ये 40% में से जो स्टेट आते हैं जिनमें दावे आए, ये उत्तराखंड के हैं, कर्नाटक के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं एंड वेस्ट बंगाल के। इन सब में अस्वीकृति की जो दर है वो सबसे अधिक रही है। और इनमें से भी अगर पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को चूज किया जाए तो वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अपने आप 97% आदिवासियों के जो दावे हैं उसको अस्वीकार किया गया है। और किसके अंडर आता है ये सारा? जनजातीय मंत्रालय के अंदर आता है। और जनजातीय मंत्रालय के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? सो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोर के क्षेत्रीय दावे में कौन से देश शामिल है? आंसर होगा चीन और फिलीपींस। ये है विवादित क्षेत्र जिसका नाम है स्कारबोरो शोर। और इस विवादित क्षेत्र के लिए जो कंट्रीज है कौन कौन है? चाइना और फिलीपींस है। सो एक्चुअल में जो विवादित क्षेत्र है स्कारबोरो शोर, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए ये कहाँ पर है, इसकी जो लोकेशन है वो दक्षिण चीन सागर में है। आइलैंड है ये, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में भी हुआंगयान आइलैंड पर है ये, हुआंगयान द्वीप पर। ठीक है, अब फिलीपींस ने हाल ही में क्या किया, चाइना के द्वारा लगाए गए 300 मीटर के जो फ्लोटिंग बैरियर थे उनको हटा दिया। फिलीपींस के लोगों ने वहां के प्रेसिडेंट के आदेश पर फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया जो कि चाइना द्वारा लगाए गए थे स्कॉरबॉल शोल में। अब चाइना का दावा है कि ये जो क्षेत्र है इसको चाइना ने ही बहुत साल पहले डिस्कवर कर लिया था, खोज कर लिया था, तो ये चाइना का आधिकारिक क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू चाइना। तो 2012 से ये क्षेत्र विवादित रहा है और इसी में यूएस यानी अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया था फिलीपींस के पक्ष में। फिलीपींस की बात करें, कैपिटल इसकी मनीला है, ठीक है। और इसी से पहले हमने कुछ दिन पहले एक विवादित क्षेत्र और डिस्कस किया था,
जिसके लिए दो देश लड़ रहे थे, अजरबैजान और आर्मीनिया। और वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो था नारगोनो काराबाग क्षेत्र। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, खबरों में नजर आए फ्रैंक रूबियो किस पेशे से जुड़े हैं? तो फ्रैंक रूबियो की बात की जा रही है, ये एक अंतरिक्ष यात्री है, नासा के अंतरिक्ष यात्री है। सो एक मिशन पे थे ये। किस मिशन पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के मिशन पे थे। सो इनका रिकॉर्ड बना है अभी, और क्या रिकॉर्ड बना है? सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड, यानी अंतरिक्ष में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने वाले पर्सन का रिकॉर्ड। और उसमें नाम दर्ज कर लिया गया है किसका? फ्रैंक रूबियो का, जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री है। और इन्होंने हाल ही में अर्थ पर लैंडिंग करी है। और कहाँ पे लैंडिंग करी है? कजाकिस्तान में करी है, कजाकिस्तान के डेजर्ट एरिया में। और किसके थ्रू? तो डेजर्ट जो कैप्सूल है, सोयोज MS-23 कैप्सूल, इसके थ्रू इनकी लैंडिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक स्टैटिक पार्ट पे कवर करूंगी वो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट करता है, और इसी में जो अंतरिक्ष यात्री है वो निवास करते हैं। अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है ये, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, और ये जो ISS था, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें जो इंक्लूडेड कंट्रीज है, वो कंट्रीज की कौन कौन सी एजेंसीज इसका पार्ट रह चुकी है? नासा इसका पार्ट रह चुका है, रॉसकॉस्मोस इसका पार्ट रह चुका है जो कि रशिया की है, जाक्सा जो कि जापान की है, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, और कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA। सो मेजर ये 5 एजेंसीज है जो कि पार्ट है किसका? इंटरनेशनल सोलर स्टेशन का, 1998 से। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्वावलंबन 2.0 किस संस्थान का स्वदेशीकरण रोड मैप है? स्वावलंबन 2.0 को स्टार्ट कराया किसने? भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी का स्वदेशीकरण रोड मैप है, जिसको जारी करेगा इंडियन नेवी। अब इस रोड मैप में क्या बताया जाएगा? ये बताया जाएगा कि इंडियन नेवी ने अभी तक क्या हासिल किया है, यानी उसकी पास्ट हिस्ट्री को बताया जाएगा, और क्या हासिल करेगा, यानी आगे की राह, फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स थे इंडियन नेवी के, उनको बताया जाएगा इस स्वावलंबन 2.0 के माध्यम से। अब इंडियन नेवी की बात की जा रही है, तो इंडियन नेवी, देखिए 4 दिसंबर को हम डे बनाते हैं इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, और जो नौसेना अध्यक्ष है वो कौन है? R हरि कुमार है। CDS तो आप जानते हैं ये कौन है अभी? अनिल चौहान। और पहले कौन थे? उनका नाम आप बताएंगे? जनरल विपिन रावत। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें किसका? इंडियन नेवी, तो ये एज ए रॉयल इंडियन नेवी एस्टेब्लिश हुई थी कब? 1934 में। और इसका जो ध्येय वाक्य है, इंडियन नेवी का ध्येय वाक्य वो है शम नो वरुण। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, शम नो वरुण है, ये किसका ध्येय वाक्य है? इंडियन नेवी का है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी का डे मनाया जाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो सैटेलाइट की बात की जा रही है जिसका नाम है नूर 3। सो इसको लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान ने 2022 में ही नूर 2 को लॉन्च किया था। अब 23 में इसने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को लॉन्च करा है, जो कि अर्थ से 450 किलोमीटर की हाइट पर होगा। ठीक है, अब सैटेलाइट की बात की जा रही है, तो हाल ही फिलहाल में जो भी सैटेलाइट्स रही है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किस देश ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन इसको लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा?
तो G20 से ही आपको हिंट मिल जाएगा किसने रखा, इंडिया। ठीक है, सो G20 सैटेलाइट मिशन ये इंडिया की पहल है। नेक्स्ट है ग्रास ट्विन उपग्रह, ये लॉन्च किया किसने, यूएसए एंड जर्मनी ने। लिंक्स की 03 ये चाइना का है। एंड जुपिटर 3 को लॉन्च करेगा कौन, स्पेस एक्स। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है, स्पेस एक्स कर रहा है। फाइन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर नियमों का मसौदा जारी किया है, यानी संशोधन किया गया है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर, और ये करा है तराई ने करा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका ये 9th संशोधन है। इसी के साथ एक न्यूज ये रही कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मोबाइल दूरसंचारक मानक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर टेलीकॉम, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको करता है ITU, यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सो हाल ही में समिट हुई थी अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानक ITU के साथ, जिसमें ITU ने क्या किया, भारत के 6G विजन का समर्थन किया। ठीक है, तो 6G विजन का समर्थन किया, भारत के 6G विजन का समर्थन किसने किया, ITU ने किया, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने किया। 6G विजन को IMT 2030 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डेवलप कर रहा है कौन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। ठीक है, तराई की अगर बात करें तो तराई के बारे में मैंने आपको बताया था कि चेयरपर्सन कौन है, PD वाघेला है, और 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर। फाइन, तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट, और ये है आज के क्विज के क्वेश्चन, जिसके आंसर करने हैं आपको